हीट वेव दुनिया की सबसे घातक मौसम संबंधी आपदाओं में से एक है। फिर भी हमारा देश भारत आज तक हीट वेव को ऑफिशियली एक राष्ट्रीय आपदा के तौर पर मान्यता नहीं देता है। एक्सट्रीम हीट सबको बराबर प्रभावित नहीं करती। कुछ लोगों के लिए एक असुविधा है, लेकिन दूसरों के लिए ये एक विनाशकारी संकट है। भारत में हीट वेव को अभी तक राष्ट्रीय आपदा के तौर पर मान्यता क्यों नहीं मिली है? Who should bear the responsibility for the crisis they did not create? वे तमाम मेहनती लोग जो कि सड़क पर काम करते हैं इतनी गर्मी में, उन्होंने क्लाइमेट चेंज नहीं किया है। उनकी वजह से गर्मी नहीं बढ़ी, इन विक्रेताओं की वजह से गर्मी नहीं बढ़ी। And that is what climate injustice looks like. नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। इस वर्णन को ध्यान से सुनिए। गर्मी मेरे लिए साल का सबसे डरावना समय होता है और ऐसा लगता है कि हर गुजरते साल के साथ यह और भी बदतर होता जा रहा है। ऐसा कहना है राजा का। राजा जो 22 साल के स्ट्रीट वेंडर और स्टूडेंट हैं। हर सुबह 5 बजे वे घरों और दुकानों में दूध पहुंचाने के लिए निकल पड़ता है। दोपहर तक वह सुंदर नगरी की गलियों में अपने परिवार की टमाटर की रेहड़ी संभालता है। तपती धूप में घंटों खड़े रहने के बाद, दिन भर की भागदौड़ के बाद वह कुछ घंटे आराम करता है, फिर 2 से 3 घंटे तक पढ़ाई करता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का स्टूडेंट होने के नाते वह पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई कर रहा है। लेकिन दिन भर की इस थकान के बावजूद राजा के लिए दिल्ली की गर्मी में नींद लेना आसान नहीं है। लेकिन भीषण गर्मी से जूझने का सबसे कठिन हिस्सा फिजिकल डिस्कम्फर्ट, शारीरिक असुविधा नहीं है। उससे ज्यादा बड़ा नुकसान आर्थिक है। गर्मियों में टमाटर बहुत जल्दी नरम पड़ जाते हैं और खराब होने लगते हैं। इस वजह से राजा और उसके भाई को सामान्य दिनों की तुलना में लगभग 40 से 50 किलो कम माल खरीदना पड़ता है। कम मात्रा में खरीदने का मतलब है कि थोक कीमत रिलेटिवली ज्यादा पड़ती है, जिससे कि जो मार्जिन है, मुनाफा है, वो घट जाता है। दूसरी ओर तेज गर्मी के कारण ग्राहक भी घर से कम निकलते हैं, जिससे बिक्री और कम हो जाती है। इस तरह बढ़ता तापमान केवल शरीर पर नहीं बल्कि रोजगार और आय पर सीधा प्रहार करता है। और यह सिर्फ राजा की कहानी नहीं है। ऐसे लाखों करोड़ लोग हैं जो एक्सट्रीम हीट से नेगेटिवली इंपैक्ट हो रहे हैं। नुकसान रियल है, वास्तविक है, पीड़ा वास्तविक है। यहां तक कि भारत में अत्यधिक गर्मी का एक दिन लगभग 3400 अतिरिक्त मौतों का कारण बनता है। दोबारा से सुनिए, एक दिन जब एक्सट्रीम हीट होती है, उसका एक दिन देश में 3400 एक्स्ट्रा डेथ का कारण बनता है। फिर भी हमारा देश भारत आज तक हीट वेव को ऑफिशियली एक राष्ट्रीय आपदा के तौर पर मान्यता नहीं देता है। एक्सट्रीम हीट सबको बराबर प्रभावित नहीं करती। कुछ लोगों के लिए एक असुविधा है, लेकिन दूसरों के लिए ये एक विनाशकारी संकट है। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब है एयर कंडीशनर का स्विच ऑन कर देना, लेकिन दूसरों के लिए इसका मतलब है रोजी रोटी कमाने और अपने स्वास्थ्य की रक्षा के बीच चुनाव करना, कि आज भी इसी धूप में रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर निकलना है या अपनी जान बचाने के लिए घर में रहना। भारत में गर्मी की कहानी सिर्फ बढ़ते तापमान की कहानी नहीं है, ये असमानता की कहानी है, ये गैर बराबरी की कहानी है, यह शक्ति और विशेषाधिकार की कहानी है। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, महत्वपूर्ण चीज है। मनुष्य जो है वह स्वाभाविक रूप से उन आपदाओं की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं जो उनको दिखाई देती है। बाढ़ 4 दिन के लिए आएगी, पूरे शहर में पानी पानी दिखाई देगा। चक्रवात आएगा तो वो एकदम विजुअल दिखाई देगा, जिसमें पेड़ उखड़े पड़े हैं, घर तबाह कर दिए हैं। भूकंप जो है उनसे सड़कों में वह चीर पड़ जाएगी, एक लाइन सी पड़ जाएगी, इमारत गिर जाएंगी। आपदाएं दिखाई देती है। मैं नहीं कह रहा कि ये सब आपदाएं नहीं, इनके नुकसान तुरंत होते हैं और इनके परिणामों को अनदेखा करना असंभव होता है। लेकिन गर्मी, उसका नेचर अलग है। इससे टेलीविजन कैमरों के लिए कोई थिएट्रिकल दृश्य नहीं बनते, कोई नाटकीय दृश्य तैयार नहीं होते। लेकिन फिर भी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार हीट वेव दुनिया की सबसे घातक मौसम संबंधी आपदाओं में से एक है। वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अत्यधिक गर्मी
21वीं सदी की सबसे बड़ी पब्लिक हेल्थ और डेवलपमेंट संबंधी जो चैलेंज है उनमें से एक है। पिछला दशक वैश्विक स्तर पर अब तक का सबसे गर्म दशक रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण, जिसे हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं, उसकी वजह से महाद्वीपों में हीट वेव्स की तीव्रता भी बढ़ी है, यानी इंटेंसिटी बढ़ी है, और आवृत्ति भी बढ़ी है, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ी है। इंटेंसिटी भी बढ़ गई है और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है। भारत उन देशों में शामिल है जो इसके सबसे गंभीर प्रभावों का सामना कर रहे हैं। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के अनुसार बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण अत्यधिक गर्मी की घटनाएं अधिक बार हो रही हैं और ज्यादा इंटेंसिफाई होती जा रही है, तीव्र हो रही है। जो पहले एक असाधारण मौसम घटना मानी जाती थी, वो धीरे धीरे नॉर्मल स्थिति बनती जा रही है। लेकिन असल कहानी तब शुरू होती है जब हम एक गहरा सवाल पूछते हैं। सवाल यह है कि जब तापमान बढ़ता है तब सबसे अधिक पीड़ा किसे होती है? पहली नजर में गर्मी लोकतांत्रिक लगती है, डेमोक्रेटिक लगती है। भाई मौसम है, उसे क्या। एक हीट वेव आपके शहर में प्रवेश करने से पहले आपकी आय नहीं पूछती, आपकी जाति, लिंग, आपका प्रोफेशन नहीं पूछती, आपके मोहल्ले के आधार पर भेदभाव नहीं करती। लेकिन इसके इम्पैक्ट, इसके प्रभाव जरूर अंतर करते हैं, भेदभाव करते हैं। 45 डिग्री का वही तापमान अलग अलग लोगों के लिए भिन्न भिन्न वास्तविकताएं पैदा करता है। एयर कंडीशन दफ्तर में बैठा व्यक्ति एक अलग दुनिया में होता है, जबकि सीधी धूप में सड़क पर साफ करने वाला कोई सफाई कर्मी बिल्कुल अलग हकीकत झेल रहा होता है। हरियाली और बेहतर योजना वाले इलाके में रहने वाला परिवार, एक भीड़ भाड़ वाली अनौपचारिक बस्ती में टीन की छत के नीचे रहने वाला परिवार, दोनों के अनुभव की गर्मी एक जैसी नहीं। इसलिए जब हम जलवायु संकट की बात करते हैं, जब हम क्लाइमेट क्राइसिस की बात करते हैं, तो केवल असमानता पैदा नहीं कर रहा। इसका परिणाम यह है कि इससे जो पहले से असमानताएं समाज में हैं, वो और ज्यादा इंटेंसिफाई हो गई हैं, वो और तीव्र हो गई। वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ हीट इंटरेक्ट विद हाउसिंग, लेबर, जेंडर, कास्ट, पब्लिक हेल्थ एंड इकोनॉमिक सिस्टम। Because heat is not merely an environmental issue, it is fast becoming an justice issue. क्योंकि शहर जो हैं, सोचिए, आपके शहर जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा गर्म है। एक ही शहर में रहने वाले दो लोग हैं। एक व्यक्ति एक ऐसे मोहल्ले में रहता है जहाँ सड़कों के किनारे घने पेड़ लगे हुए हैं, उसके घर में अच्छा इंसुलेशन है, एयर कंडीशनर घर के भीतर का तापमान सहने लायक बनाया हुआ है, आसपास पार्क हैं, पानी आसानी से मिल जाता है। दोपहर की गर्मी अगर बहुत अनबीरेबल हो जाए तो वह घर के अंदर रह सकता है। दूसरा व्यक्ति सोचिए, वह घनी आबादी वाले एक रीसेटलमेंट कॉलोनी या एक ऐसी बस्ती में रहता है, उसके छत पर टीन की छत है या एस्बेस्टस की छत है या केवल तिरपाल है। पेड़ पौधे लगभग नहीं के बराबर हैं, पानी उसको पीने के लिए मुश्किल से मिलता है। बिजली कटौती ऐसे एरिया में सबसे सामान्य चीज है। उसके घर में दिन भर गर्मी एब्जॉर्ब होती रहती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार दोनों लोग एक ही तापमान अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि थर्मामीटर तापमान एक बताएगा, लेकिन रियलिटी ये है कि दो बिल्कुल अलग क्लाइमेट्स में जी रहे हैं। वैज्ञानिक इस स्थिति को अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कुल मिला के शहर में कंक्रीट का ज्यादा होना, डामर का ज्यादा होना, कांच का ज्यादा होना, इस्पात, स्टील का ज्यादा होना, इस वजह से जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। और जिन क्षेत्रों में अगर ग्रीन कवर थोड़ा सा कम हो, पानी की कमी हो, वे आसपास के क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा गर्म हो जाते हैं। यानी आप ही का शहर दिल्ली, उसमें कुछ इलाके ऐसे होंगे जो कम गर्म दिखाई देंगे, और उसी में अगर आप नंद नगरी में चले जाएंगे, सुंदर नगरी में चले जाएंगे, अब जहाँ पर ज़्यादा कंक्रीट है वहाँ चले जाएंगे तो ज़्यादा गर्मी दिखाई देगी। एनवायरमेंट विभिन्न जलवायु अध्ययनों ने बार बार ये दिखाया है कि घनी आबादी वाली लो इनकम बस्तियां संपन्न इलाकों की तुलना में कहीं अधिक थर्मल स्ट्रेस झेलती हैं। कई मायनों में गरीबी खुद एक गर्मी का जाल बन जाती है। जो संपन्न परिवार हैं उनके लिए गर्मी अक्सर एक डिस्कम्फर्ट है, असुविधा है, लेकिन जो निम्न आय वाले परिवार हैं उनके लिए ये एक अस्तित्व का संघर्ष बन जाती है। वैज्ञानिक लगातार बढ़ते रात के टेम्परेचर को लेकर भी चेतावनी दे रहे हैं। मानव शरीर दिन भर की गर्मी से उबरने के लिए ठंडी रातों पर निर्भर करता है, लेकिन जो रीसेटलमेंट्स कॉलोनी हैं, जो इनफॉर्मल सेटलमेंट्स हैं, वहाँ पर रात भी असहनीय तौर पर गर्म रहती है। कई बार आप रात को 10 बजे बाहर निकलेंगे और आपको लगेगा कि लू आ रही।
कुल मिलाकर ये जो स्थिति है, इससे तमाम हेल्थ इश्यूज खड़े होते हैं। इसमें आपके किडनी का सवाल है, इसमें आपकी इफेक्टिवनेस का सवाल है, आपकी सांस के रोग हैं उनके संकट है, और मेंटल हेल्थ का संकट। कुल मिला के आपकी टोटल प्रोडक्टिविटी प्रभावित होती है। याद कीजिए वही राजा की कहानी। हम सुनते हैं कि किसी शहर का तापमान 45 डिग्री दर्ज किया गया तो हम मान लेते हैं कि सब लोगों ने बराबर गर्मी महसूस की होगी। सबने बराबर गर्मी महसूस नहीं की है, क्योंकि असमानता सारी दुनिया में दिखाई देती है। कामकाजी लोगों के लिए अलग किस्म से ये दिखाई देगी। कुल मिलाकर अगर हम भारत की बात करें तो भारत की पूरी इकॉनमी करोड़ों लोगों के श्रम पर, उनकी मेहनत पर चलती है, जो खुले आसमान के नीचे काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की सोचिए, स्ट्रीट वेंडर्स की सोचिए, एग्रीकल्चर लेबरर्स की सोचिए, डिलीवरी जो पर्सनल है उनके बारे में सोचिए, सैनिटेशन वर्कर्स के बारे में सोचिए, ऑटो रिक्शा चलाने वाले लोगों के बारे में सोचिए। ILO के अनुमानों के अनुसार भारत की लगभग 90% वर्कफोर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। इनमें से करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इस हाई टेम्परेचर को सीधे अपने शरीर पर झेलते हैं। अक्सर नागरिकों से दिन के सबसे गर्म घंटों में गवर्नमेंट कहती है कि कोशिश कीजिए कि आप घर के भीतर रहें, एज इफ इट इज अ चॉइस। लेबरर्स के लिए घर के भीतर रहने का मतलब है कि उनकी इनकम का कम होना। उनके सामने वाकई एक क्रूर किस्म का ऑप्शन है, या तो हेल्थ को बचाएं या अपनी वेजेस को, अपनी मजदूरी को बचाएं। दोनों नहीं बचा सकते एक साथ। कुल मिला के हम ये कह रहे हैं कि ये जो अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं, वे लगातार ज़्यादा हीट महसूस कर रहे हैं। इसकी वजह से उनके हेल्थ पर साफ इम्पैक्ट दिखाई देता है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो हैं अक्सर बात करेंगे कि चक्कर आ रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, उनके जो मसल्स हैं उनमें ऐंठन हो रही है, थकान ज़्यादा हो रही है। स्ट्रीट वेंडर्स ऑब्वियसली उनकी सेल कम हो जाती है क्योंकि बाहर ग्राहक कम होते हैं। एग्रीकल्चर वर्कर्स की भी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। कुल मिलाकर स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ते जाते हैं, उन शरीरों के लिए ज़्यादा बढ़ते जाते हैं जो पहले से वंचित वर्ग है। ध्यान रखें, पहले से इनकी आमदनी बहुत कम है, इसलिए आमदनी में मामूली गिरावट भी परिवारों को और ज़्यादा इनसिक्योर बना देती है, और ज़्यादा पॉवर्टी और ज़्यादा गरीबी आती है। राजा जैसे लेबरर्स जो हैं, उनके लिए ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये कोई भविष्य का खतरा नहीं है कि कभी जो आइलैंड्स हैं वो डूबेंगे। उनके लिए वर्तमान रोजमर्रा की जिंदगी की परेशानी है। एंड दैट इज व्हाट क्लाइमेट इनजस्टिस लुक लाइक। फिर भी यह असमान बोझ गरीबों के बीच समान रूप से वितरित नहीं है, क्योंकि जाति और जेंडर दोनों ही लोगों की इस इनसिक्योरिटी को अफेक्ट करते हैं। ऐसे में हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि सत्ता इस बात को पहचाने कि यह हीट वेव, जिसे हम गर्मी कहते हैं, अत्यधिक गर्मी कहते हैं, उसे एक नेशनल डिजास्टर, राष्ट्रीय आपदा माना जाना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि उसे अभी तक राष्ट्रीय आपदा नहीं माना जाता है। भारत में हीट वेव को अभी तक राष्ट्रीय आपदा के तौर पर मान्यता क्यों नहीं मिली है? जरा इसके इम्पैक्ट के बारे में सोचिए। जब बाढ़ आती है तो आपदा राहत कोष जो हैं वो एक्टिव हो सकते हैं और उससे लोगों को राहत दी जा सकती है। जब चक्रवात आते हैं तो ऐसा होता है, जब भूकंप आते हैं तब ऐसा होता है। ऐसे में जैसे ही ये घटना होती है, तुरंत जो आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र है NDRF का या SDRF का, वो एक्टिव हो जाता है और इससे संसाधन मिल सकते हैं। लेकिन गर्मी आज भी नीतिगत अंधे क्षेत्र में फंसी हुई है। पब्लिक हेल्थ पर इसका इम्पैक्ट है, आजीविका पर इसका इम्पैक्ट है, लेबर पर इसका इम्पैक्ट है, प्रोडक्टिविटी पर इसका इम्पैक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसका इम्पैक्ट है। लेकिन उसके बावजूद हीट वेव को अभी तक भारत के आपदा प्रबंधन ढांचा, जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, उसमें एक इंडिपेंडेंटली शेड्यूल्ड तरीके से आपदा नहीं माना गया है। यह उस सूची में एक मान्यता प्राप्त आपदा नहीं है। Without formal recognition, there is no dedicated framework to heat financing. At the scale, the challenge demand. सोच के देखिए कि इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस जितनी चाहिए वो एकदम फ्रेगमेंटेड रहती है। लेबर प्रोटेक्शन रिमेन्स इनएडिक्वेट। अर्बन कूलिंग मेजर्स रिमेन अंडरफंडेड। Public health system are often left reacting to heat emergencies rather than preparing for them. क्योंकि इट इज नॉट एन नेशनल कैलेमिटी, जिसकी वजह से पहले से इसको लेकर कोई तैयारी नहीं है। आज कोई बहुत गर्मी हो गई तो हो सकता है सरकार कुछ शाम को कह दे कि अच्छा 3 दिन के लिए स्कूल बंद कर दीजिए। तैयारी बिखरी हुई रहती है। श्रमिक सुरक्षा जो उपाय हैं वो अपर्याप्त रहेंगे। अर्बन कूलिंग जो है वो नहीं होगी।
और ऐसी स्थिति में बावजूद इसके कि हम जानते हैं कि गर्मी हर साल आएगी, कोई आपात स्थितियों की तैयारी को लेकर कोई पहले से तैयार स्ट्रक्चर नहीं होता। अगर ये मान्यता मिल जाती है तो तैयारी बेहतर होगी, अनुकूलन बेहतर होगा, शमन बेहतर होगा, जो इमरजेंसी मेजर्स हैं वो बेहतर होंगे, रिएक्शन टाइम कम होगा, जो कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वह पहले से तैयार होगा, जो लेबर सिक्योरिटी है, लेबर सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, उसका इंतजाम होगा, स्वास्थ्य सेवाओं और सामुदायिक लचीलेपन के लिए समर्पित वित्तीय संसाधन अवेलेबल होंगे। इससे हीट एक्शन प्लान अधिक इफेक्टिव हो जाएगा। विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो कोऑर्डिनेशन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल समुदाय हैं उनको इस संकट में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, उनको लगेगा कि उनके साथ कुछ है, कोई लोग हैं। इसीलिए ग्रीन पीस इंडिया ने लगातार यह मांग उठाई है कि हीट वेव को एक अधिसूचित राष्ट्रीय आपदा यानी कि एक किस्म की शेड्यूल्ड नेशनल कैलेमिटी के तौर पर मान्यता दी जाए। इसी संदर्भ में 16th फाइनेंस कमीशन की हालिया सिफारिश और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आयोग ने हीट वेव को अधिसूचित आपदा श्रेणी में मान्यता देने की रिकमेंडेशन की है। उन्होंने कहा है कि आप इसे नोटिफाई कीजिए, लेकिन जो नीतिगत परिवर्तन है वो अपने आप नहीं होते जब तक कि बहुत सारे लोग उसकी मांग ना करें, और ऐसे में आपकी भूमिका शुरू होती है। आज ग्रीन पीस इंडिया हीट वेव को एक ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और ऐसे सशक्त हीट एक्शन प्लान को लागू करने की मांग कर रहा है जो एक्सट्रीम हीट के मामले में सबसे ज्यादा जो उसके संपर्क में आने वाले लोग हैं उनकी रक्षा कर सके। यह केवल कागज पर किसी परिभाषा को बदलने की बात नहीं है, ये जानों को बचाने की बात है। यह सुनिश्चित करने की बात है कि अत्यधिक गर्मी का सबसे ज्यादा बोझ झेलने वाले जो समुदाय हैं उनको रिसोर्सेज मिले, उनको सुरक्षा मिले, उनको सहायता मिले, और तब मिले जब उनको तत्काल जरूरत है। इसलिए मैं आपसे एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी कदम उठाने का आग्रह करता हूं। प्लीज साइन द पिटीशन। इस पिटीशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि अभी यह प्रश्न नहीं रह गया है कि क्या गर्मी एक आपदा है या नहीं। वास्तविक सवाल यह है कि क्या हम उसे आधिकारिक तौर पर स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, इससे पहले कि करोड़ों और लोगों को इसकी कीमत अकेले चुकानी पड़े। आप प्लीज सपोर्ट कीजिए। यहां पर एक और असहज करने वाला सवाल है जिसका सामना हमें करना ही होगा। Who should bear the responsibility for the crisis they did not create? Please understand. जो लोग, जो वे सफाई कर्मचारी, वह राजा, वह वेंडर्स, वे तमाम मेहनती लोग जो कि सड़क पर काम करते हैं इतनी गर्मी में, उन्होंने क्लाइमेट चेंज नहीं किया है। उनकी वजह से गर्मी नहीं बढ़ी है, इन विक्रेताओं की वजह से गर्मी नहीं बढ़ी है। ये जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन होता है वह उसका 70 से 75% हिस्सा जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके जलाने से आता है। एक और फॉसिल फ्यूल जो है वो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की वजह बनते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वे समुदाय जिनका इस संकट को पैदा करने में सबसे कम योगदान है, उन्हें भीषण गर्मी और क्लाइमेट चेंज को सहना पड़ता है। यहीं से ये चर्चा केवल जलवायु अनुकूलन से आगे बढ़कर क्लाइमेट जस्टिस की तरफ चली जाती है। बहस सिर्फ इतनी नहीं है कि गर्मी से कैसे बचा जाए, बहस अकाउंटेबिलिटी की भी है। कौन उन गतिविधियों से फायदा कमाता है जिनसे क्लाइमेट चेंज और ज्यादा होता है? कीमत कौन चुका रहा है? सेफ्टी किसे मिल रही है? किसे असुरक्षित छोड़ दिया है? यह प्रश्न आज की दुनिया के जलवायु पॉलिटिक्स जो है, क्लाइमेट पॉलिटिक्स जो है, उसके केंद्र में बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। हम लोग लगातार इस बात को देखें कि जो संकट सामूहिक रूप से पैदा होता है उसका असर लोगों पर अलग अलग होता है, उसकी जिम्मेदारी लोगों पर अलग अलग होती है। इस जिम्मेदारी का वितरण जब तक न्यायपूर्ण नहीं होगा, यह असमानता और गहरी होती जाएगी। फाइनली, प्लीज डोंट फॉरगेट टू साइन द पिटीशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।